हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी का बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था। सभी ने आई होप लेक्चर देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ठीक है, ताकि हम वहां पे सेंड करना भूल भी जाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत लेक्चर देखना स्टार्ट कर दें। चलिए, तो आज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी में हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझ ली थी, थोड़ा सा रिकैप छोटा सा। उसके बाद हमने मेरिट्स डीमेरिट्स देख लिया था, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती हैं ये देख लिया था, और कुछ केस स्टडीज हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे पाकिस्तान के बारे में पढ़ा हमने, चाइना के बारे में पढ़ा कि कहने के लिए डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ डेमोक्रेटिक जैसा ऐसा कोई नियम नहीं लागू करते हैं। आज उसके बाद के कुछ केस स्टडीज और बचे हैं और ये फाइनल लेक्चर है, तो ध्यान से देखिए, समझिए और नोट डाउन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में चाइना के बारे में पढ़ा था। तो मैप पे सभी को चाइना की लोकेशन तो पता ही होगी, नहीं पता है तो एक बार वर्ल्ड मैप पे देखिए जरूर, या गूगल मैप पे सर्च करिए। आज हम लोग जो नेक्स्ट कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, देख लीजिए ध्यान से, मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको। तो देखिए बेटा, मैक्सिको की लोकेशन देख लीजिए आप, वर्ल्ड में कहां पे है। तो ये जानते हैं ना, इधर वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपका मैक्सिको है। आपका इंडिया कहां है बच्चा? तो ये देखिए ध्यान से, ये रहा आपका इंडिया। सभी लोगों को दिख गया होगा। तो इंडिया से अगर आपको मैक्सिको जाना है तो एक रास्ता ये है, या पीछे से एक रास्ता है जहां से जा सकते हो और इधर से निकल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दो दो रास्ते हैं, जिधर से जाना पड़े, जिधर से जाना चाहो आप जा सकते हो। तो ये इसके बारे में आपको पढ़ना है, मैक्सिको के बारे में, जो नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। ध्यान रखिएगा। एक मिनट बच्चा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लोकेशन आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। देखिए, मैक्सिको कब आजाद हुआ था? तो 1930s में। हमसे पहले आजाद हो गया है, बहुत गलत बात है। तो 1930s में मैक्सिको आजाद हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से ही वहां पे हर 6 साल पे इलेक्शन होते हैं, याद रखिएगा, हर 6 साल पे। तो वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं, जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस कराते हैं, वैसे वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस कराए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पे याद रखिएगा, कभी भी ये देश मिलिट्री रूल या डिक्टेटरशिप के अंडर नहीं रहा है। कभी कोई मिलिट्री, जैसे आपने पाकिस्तान में देखा था, तो परवेज मुशर्रफ आर्मी जनरल होते हुए पूरे देश का तख्ता पलट कर देते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, या डिक्टेटर नहीं बने, गद्दाफी जैसा कोई रूलर यहां पे नहीं उभर के आया, याद रखिएगा। लेकिन 2000 तक जो इलेक्शंस हुए, वो सारे के सारे इलेक्शन एक ही पार्टी जीतती आ रही थी, जिसका नाम था PRI। क्या नाम है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI का फुल फॉर्म है, वो पीछे से पढ़िएगा, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, IRP ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन नाम है PRI, ध्यान रखिएगा। तो यही एक सिंगल पार्टी 2000 तक मैक्सिको में इलेक्शंस जीतती आई, ध्यान रखिएगा, 2000 तक इन्होंने ही इलेक्शन जीता। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा, अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन बट नेवर विन द इलेक्शन। क्या लगता है, इससे पहले क्या इलेक्शंस नहीं लड़े जाते थे? बिल्कुल लड़ते थे, और पार्टियां लड़ती थी, लेकिन और कोई पार्टी जीत नहीं पाती। जैसे एग्जांपल के लिए आपके इंडिया में अपने बाबा वगैरह से पूछिएगा बेटा कि आपके जमाने में कौन सी पार्टी पॉपुलर थी, तो वो बताएंगे बच्चा कांग्रेस थी, बस एक है पार्टी थी। तो क्या उस समय तक पार्टी, कोई और पार्टी नहीं थी? नहीं, बहुत सारी पार्टीज थी, लेकिन उतनी पॉपुलैरिटी और किसी पार्टी की नहीं थी। तो आपके देश में 1990 तक, आजादी के बाद से लगातार सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ने राज किया, जिसका नाम है कांग्रेस। उसी तरह से 1930 से लेकर 2000 तक मैक्सिको में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ने राज किया, जिसका नाम था PRI। बाकी कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत के अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाती थी, याद रखिएगा। और देखिए, अब इलेक्शन ऐसे तो लगता नहीं कि ईमानदारी से ये लोग पूरा जीतते होंगे।
तो ऐसा नहीं है, पीआरआई वगैरह भी बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स वगैरह यूज करते थे, उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे कि नहीं अगर वोट नहीं दिए तो बेटा तुम कहीं जा नहीं पाओगे, इसी तरह की धमकियां देते रहते थे, इसी कारण ये जीतते रहते थे, याद रखिएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे एक रूल था कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है पार्टी की मीटिंग में आना ही होगा, पीआरआई की पार्टी की मीटिंग में आना ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जितने टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के और पेरेंट्स हैं, ये सब जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, ये पेरेंट्स को फोर्स करेंगे कि आपको पीआरआई पार्टी को ही वोट देना है। बात समझे कि नहीं? अब आप बताइए बेटा, क्या कोई और पार्टी जीत पाएगी? जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, टीचर्स हैं, ये सब लोग प्रचार प्रसार जबरदस्ती करना पड़ रहा है इनको, किसका? पीआरआई का। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। तो अब आप लोग खुद एनालाइज करिए कि क्या मैक्सिको में प्योर डेमोक्रेटिक है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मींस डायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कोई फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? जैसे डेमोक्रेसी के कुछ पिलर्स होते हैं, लोगों के पास राइट टू वोट होता है, तो यहाँ है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है कि नहीं? बिल्कुल की जाती है। यहाँ पे सबकी इक्वल वैल्यू है? बिल्कुल है। लेकिन कुछ गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी जरा ध्यान से देखिएगा और उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है मैक्सिको में, डेमोक्रेसी होते हुए भी डेमोक्रेसी जैसी फीलिंग क्यों नहीं दे रहा है ये। इंडिया में देखिए डेमोक्रेसी जैसी फीलिंग है कि नहीं है आज, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है आप सभी के लिए कि मैक्सिको का करंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये नेक्स्ट क्लास में या आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, जरा देख लीजिएगा, उसकी फोटो भी देख लीजिएगा, आप हंसते हंसते मर जाएंगे। चलिए आगे देखिए, ये मीडिया जो थी, ये मीडिया भी इग्नोर करती थी अपोजिशन पार्टीज को। जो मैक्सिको में मीडिया पार्टी होते थे जैसे न्यूज चैनल वगैरह हैं, ये सब और किसी पार्टीज को मतलब कवर ही नहीं करते थे, उनके बारे में कुछ बताते ही नहीं थे लोगों को, याद रखिएगा। और पोलिंग बूथ, जैसे आपके यहाँ इलेक्शन के समय पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं ना बेटा, जहां पे वोटिंग होनी होती है, वहां पे कुछ कुछ बार तो पोलिंग बूथ क्यों शिफ्ट कर दिया जाता है लास्ट मिनट पे कि नहीं यहाँ वोटिंग नहीं होगी, वहां होगी, जाइए जाइए वहां हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पीआरआई ने बहुत बड़ा अमाउंट इस कैंपेन वगैरह में कैंडिडेट वगैरह के ऊपर खर्च करती थी, ध्यान रखिएगा। तो अब ऐसी बात है बेटा, करप्शन है तो पैसे खर्च करेगी ही करेगी। तो यहां तक कि मैक्सिको की बातें थी, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहां दिक्कत हो वीडियो दोबारा से फिर से पॉज करके देख लीजिएगा। अब अगले देश के बारे में देखते हैं, हमें जिसके बारे में पढ़ना है एस्टोनिया। ये देखिए, ये वर्ल्ड पे लोकेशन है एस्टोनिया की, ये देख रहे हैं कहां पे है, ये देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बगल में है एस्टोनिया। और अब हाँ, एक क्वेश्चन और बच्चा, आप जानते हैं एक 8th कॉन्टिनेंट आपके खोजा गया है, 8वां कॉन्टिनेंट। अभी तक हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड किया जाता था, 7 कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन अभी रिसेंटली 2020 में 8th कॉन्टिनेंट एक डिस्कवर किया गया। तो वो 8th कॉन्टिनेंट की लोकेशन क्या है पता है? ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाला रीजन, एक मिनट कहां भाई, अरे रुक जाओ, नाराज मत हो, हैं? हाँ यहां देखो, ये रहा बेटा, ये रहा, जहां पे ये छोटा सा देख रहे हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है ये? न्यूजीलैंड। और इसी न्यूजीलैंड के पास जो आसपास का लैंड मास है, इसे ही एक नया कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया जिसे कहा गया जीलैंडिया, याद रखिएगा। तो देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ही है जीलैंडिया। तो ये बात समझे। अब फिलहाल वो तो अलग बात हो गई, अभी के लिए आपको जानना है एस्टोनिया। एस्टोनिया हो गया एक देश, तो एस्टोनिया की लोकेशन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की किधर है ये समझ में आ गया है। तो देख रहे हैं इसके पीछे ये कहीं इंडिया होगा। तो एस्टोनिया के बारे में बात करते हैं। सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, एक मिनट बच्चा। देखिए एस्टोनिया जो है वो यूरोप में आता है, जैसे ये देख रहे हैं यूके है, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये यूके है कि नहीं है? तो यूके की तरफ है, ये देखिए डेनमार्क, ग्रीनलैंड, जर्मनी है, पोलैंड है, रशिया है, तो ये एस्टोनिया है, ठीक है। ये रशिया का ही पार्ट हुआ करता था एक समय, लेकिन अब टूट गया है, अलग देश बन गया है। अदरवाइज प्रीवियस टाइम में ये रशिया का ही पार्ट था। ये बेटा फिजी है, ठीक है, फिजी आइलैंड, याद रखिएगा। तो इसके बारे में देखिए बच्चा, फिजी आइलैंड के बारे में, तो ये फिजी जो है आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एस्टोनिया नहीं है। तो फिजी आइलैंड,
नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, फिजी ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में, तो इसकी लोकेशन है ये। चलिए आगे देखते हैं। सऊदी अरेबिया की लोकेशन आप सभी लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो 1 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं सऊदी अरेबिया की भी लोकेशन। तो ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब इसके आप जानते हो डायरेक्शंस मैंने पहले भी बता रखे हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं जिन लोगों ने प्रीवियस डायरेक्शंस नहीं देखी हैं कि इंडिया के किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है। तो ये डायरेक्शन रही आपकी ईस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ, और इस तरफ डायरेक्शन है वेस्ट, और नीचे की तरफ इंडिया के साउथ। ठीक है, यमराज जी का घर देख रहे हो, समुद्र है कि नहीं है, तो यमराज का घर होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए, सऊदी अरेबिया की लोकेशन अगर आपको देखनी है तो इंडिया से आप थोड़ा सा आप शिफ्ट होइए बगल की तरफ, आइए किधर, वेस्ट की तरफ, इंडिया के वेस्ट की तरफ आएंगे, ये पहुंचे आप इंडिया से वेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा, ये देखिए, ये रहा इंडिया और ये रहा सऊदी अरेबिया। दिखा सभी को? तो ये समझ में आ गई होगी लोकेशन। देखिए ये सऊदी अरेबिया है पूरा का पूरा। तो इसके बारे में आपको जानना है कि यहाँ किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसी समय आपको ग्लोब पे हम बाकी लोकेशन भी दिखा लेते हैं एक बार। तो हमने अभी अभी देखा था, देखिए ये आप आएंगे धीरे धीरे, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ऊपर की तरफ आएंगे तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और ये रहा आपका मैक्सिको। ध्यान से देखिए, ये जूम होके आ गया, ये देखिए मैक्सिको, सभी को दिखा कि नहीं दिखा? तो ये मैक्सिको है। मैक्सिको की कैपिटल क्या है, जरा सा बताएंगे आप लोग, क्या हम ही बताएं? हम दिखाएंगे आपको तो हमके दिख जाएगा। देखिए ये पूरा है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। क्या नाम है? मैक्सिको सिटी। ठीक है, और ये देखिए इधर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। देख रहे हैं, सोने का भंडार। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, कभी सोना वोना लूटने की इच्छा हो तो यहीं जाना। ये देखिए, इस बेल्ट में सोने का भंडार पाया जाता है। किस बेल्ट में? तो सभी लोग फरुआ उरुआ लेके निकल लो। ठीक है, ये वाले बेल्ट में, यहां पे सोने का भंडार मिलता है, समझ लीजिए। आगे चलते हैं, तो इसके बारे में आपने समझ लिया। और एक और देश देख लीजिए अभी ही, फिजी। कौन सा बच्चा? तो हम आपको फिजी दिखाते हैं, एक मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। ये आ जाओ भाई, हाँ छोटे हो गए तो मैं, और छोटे हो जाओ। वेरी गुड। तो आप देखिए इंडिया की तरफ से चलते हैं ताकि आपको आसानी रहे पहचानने में। तो देखिए ये रहा आपका इंडिया, दिख गया सभी को? तो इस इंडिया से आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। किधर? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ये इंडिया से आए आप, यहां पे देखिए ये नीचे एक लैंड मास आपको दिख रहा होगा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। किधर की तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में। ये यहां से ये यहां आना है आपको। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अब रुक जाइए, नाश्ता पानी करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा न्यूजीलैंड। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, इसी के आसपास से 8th कॉन्टिनेंट खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया। अब इसी न्यूजीलैंड के थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगा, ओए भाई कहीं और मत जाओ, गलत बात है। ये देखिए, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, ये देखिए। अब इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये रहा, ये है आपका फिजी आइलैंड। याद रखिएगा कौन सा है? फिजी आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आज भी रहते हैं, ध्यान रखिएगा ये। तो अगर कभी आपको घूमने का मौका मिला है तो यहाँ पहुंचिएगा जरूर। सब है। और आपको कुछ बताने लायक इसमें है? नहीं, बस इतना ही था आपके काम का। इतनी जानकारी आई होप आपको मिल गई है। ठीक है, अब हमें सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी की लोकेशन पूरी तरह से क्लियर हो गई है। अब देखते हैं दो तीनों जगह के हाल थोड़ी थोड़ी। ठीक है, देखिए सऊदी अरेबिया में क्या राइट टू वोट है लोगों के पास? हाँ, थोड़ा बहुत सिटीजन्स के पास है, लेकिन औरतों के पास तो बिल्कुल नहीं है। वुमेन्स डू नॉट हैव राइट टू वोट। याद रखिएगा, औरतों के पास राइट टू वोट आज भी नहीं है। औरतों के पास बहुत सारे अधिकार वहां नहीं है, याद रखिएगा। देखिए, एस्टोनिया ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि जो लोग रशिया से बिलोंग करते हैं उनको कोई सिटीजनशिप पाने में बहुत दिक्कत होती है। जो रशियन माइनॉरिटी के हैं, एस्टोनिया में रह रहे हैं, मैंने बताया था ना एस्टोनिया किसका पार्ट हुआ करता था? रशिया का हुआ करता था। तो रशियन लोग भी कुछ ना कुछ होंगे वहां पे। तो ये जो एस्टोनिया है, यहाँ पे जो रशियन लोग हैं, रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके पास राइट टू वोट नहीं है। अब रहते वही है 400-500 सालों से, लेकिन फिर भी उन्हें राइट टू वोट
नहीं दिया गया है, इतना समझ लीजिए। फिजी में देखिए, फिजी में जो इंडियंस हैं वहां के लोकल लोगों के पास तो राइट टू वोट है, लेकिन जो इंडियंस हैं उनके लिए कोई भी राइट नहीं दिए गए हैं और उनके राइट वोट की वैल्यू वहां के लोकल्स से काफी कम है। मतलब जैसे आपके इंडिया में कोई पाकिस्तानी रह रहा हो तो आपके इंडियन सिटीजन्स की वोटिंग की वैल्यू ज्यादा होगी और पाकिस्तानी सिटीजन जो आपके यहाँ का सिटीजन हो गया है, अब आप ही के यहाँ रहता है, अब कहीं नहीं जाएगा वो, लेकिन उसके वोट की वैल्यू कम हो गई। मतलब कि इक्वल वोट इक्वल वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तीनों जगह डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? सऊदी अरेबिया में औरतों के पास राइट टू वोट नहीं है, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी के पास राइट टू वोट नहीं है और फिजी में इंडियन सिटीजन्स के पास, जो पुराने इंडियंस थे उनके पास राइट टू वोट नहीं है। यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। बस इतना ही आपको जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको डीप पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। आप देखिए एक और केस स्टडी है आपके यहाँ जिम्बाब्वे के बारे में। तो ये देख रहे हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत। प्यारा भारत से आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो हमारे मूल निवासी हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पहुंचेंगे जिम्बाब्वे। तो आप जिम्बाब्वे पहुंच गए ना सभी लोग? चलिए फ्लाइट लेके अच्छे से पहुंचिएगा, ठीक है? ये जिम्बाब्वे आ गए आप। तो इसी जिम्बाब्वे के बारे में हमें जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्या दिक्कतें हैं। तो लोकेशन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेसिज्म का कॉन्सेप्ट ज्यादा था, मतलब व्हाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट चलता था। व्हाइट कौन? जो ब्रिटिशर्स थे। ब्लैक कौन? जो अफ्रीकन थे। ठीक है, तो उस तरह की लड़ाई से संघर्ष करते हुए फाइनली इनको आजादी मिली 1980s में। कब मिली? 1980 में, ध्यान रखिएगा। तो 1980s में इनको फ्रीडम मिली। उसके बाद जब से आजाद हुआ तब से वहां पे एक पार्टी रूल कर रही जिसका नाम है JANUPF। याद रखिएगा कौन सी पार्टी है? JANUPF। और इनके लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। याद रखिएगा। और जब से देश आजाद हुआ है तब से यही रूल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं कि वहां पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, लेकिन जीता कौन है? JANU। ठीक है, अब बताइए क्या लगता है, ईमानदारी से जीतते होंगे? आज भी यही जीतते हैं, यही पार्टी जीतती है। आजकल तो वहां पे थोड़े से क्लासेस चल रहे हैं लेकिन पार्टी फिर भी यही जीतती है। तो रीजन अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, करप्शन करना है तो आप तो जीतोगे ही जीतोगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे बदलाव इन्होंने कर दिए हैं और प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया है। जैसे याद है पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा दिया था। प्रेसिडेंट जब चाहे तब तक नेशनल असेंबली को बनाए रख सकता है, जब चाहे तब डिसॉल्व कर सकता है। ध्यान है आप सभी को? ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो उनको परेशान किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है और जितने भी लॉ है वो लिमिट कर दिए गए हैं। याद रखिएगा, या मतलब आप प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। जैसे राजशाही नहीं होती वैसा कुछ हालात हैं वहां के, कि अगर आपने प्रेसिडेंट के साथ खिलाफ कुछ बोला तो आपको सजा दी जा सकती है। और जितने भी टीवी और रेडियो हैं वो सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? सरकार के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नहीं है, समझ लीजिए। जो भी है वो बेचारे गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने से डरते हैं। और याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ जजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मानते वो, मतलब जस्टिस वस्टिस नाम की चीज नहीं है वहां पे। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं? तो बस इतनी चीजें। अब इन केसेस से आपको क्या समझ में आया है इसके बारे में आप समझाइएगा जरूर हमें डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है? चलिए आगे लास्ट में देख लेते हैं। भूटान के बारे में आप सभी जानते हो, भूटान में क्या है? मोनार्की है, आज भी मोनार्की है भूटान देश में। तो भूटान की लोकेशन आई होगा आप सभी को पता होगी, इंडिया का ही पड़ोसी है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देख लें एक बार भूटान की लोकेशन। ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत के ही ऊपर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। तो सभी लोगों को लोकेशन देखनी है तो देखिए ये रहा भूटान। सभी लोग देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है थिम्पू, तो यही है आपका भूटान। थोड़ा सा और दिखा दें आपको जूम करके, तो ये देखिए पहाड़ों पे बसा एक खूबसूरत देश जिसका नाम है भूटान। ये देख रहे हैं, बाउंड्री आप देख लीजिए, ठीक है? अगल बगल इंडिया ही है, ऊपर चाइना है। ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये है भूटान। सभी को दिख गया? ये पूरा है आपका भूटान। तो इसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे जान लीजिए मोनार्की है, आज भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको?
वहीं पे एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हुए भी भूटान ने कितना अच्छा काम किया। उसने कहा कि फ्यूचर में मुझे गाइड करने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ेगी। मतलब मुझे सलाह कौन देगा? अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जनता के द्वारा जो लोग इलेक्टेड होंगे वही हमें सलाह देंगे। श्रीलंका में देखिए क्या है, श्रीलंका में जो है बहुत सारे तमिल वर्कर्स हैं जिनके पास कोई भी राइट टू वोट नहीं है। श्रीलंका के बारे में आपको क्लास 10th में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होके पढ़ने को मिलेगा और जल्दी ही आपको वीडियो अपलोड होके मिल जाएगा। तो आप लोग जो लोग देखना भी चाहते हैं फ्यूचर एडवांस में, वो देख सकते हैं ग्रुप पे, उस पे चैनल पे, ठीक है। और याद रखिएगा नेपाल किंग ने क्या किया, देखिए अब वहीं पे नेपाल देश बगल में है। नेपाल किंग ने क्या किया, पॉलिटिकल गैदरिंग वगैरह पे सब पे बैन कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन रैली इस पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं। और बिहार देखिए क्या हुआ, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज, हमारे यहाँ देखो बिहार में एक बार सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया था। 1977 की बात है, 1977 की सरकार को खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहार की स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया गया। तो वहां हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आपने गलत किया है, इस तरह का काम नहीं चलेगा, आप किसी भी सरकार को हटा नहीं सकते हैं। देखिए ये हमारे इंडिया का बेस्ट एग्जांपल रहा। बांग्लादेश के बारे में देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एग्रीड दैट द न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। मतलब यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे राजी हो गई कि न्यूट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी इलेक्शन के समय में। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत आती है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।